Hello everyone, my name is Himanshu. Welcome to my YouTube चैनल हिमांशु ह्यूमैनिटीज़। बच्चों, आज हम लोग एक वीडियो के अंदर वन शॉट में पूरी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की टाइमलाइन को समझेंगे। ये टाइमलाइन आपको 1947 से स्टार्ट होगी, जो कि 2019 तक ख़त्म होगी, जो कि लास्ट इलेक्शन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये फोकस करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में खासकर कौन से इलेक्शन? लोकसभा के इलेक्शन। तो लोकसभा के इलेक्शन की जो शुरुआत है वो 1952 से हुई, लेकिन 1952 से पहले इंडिया के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। 1952 से पहले जब हम 47 में आज़ाद हुए तो उन दिनों हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि 1947 से पहले इस इंडिया पे दो तरह के लोग रूल करते थे, या तो ब्रिटिशर्स या फिर प्रिंस या किंग्स। जिन एरियाज़ में प्रिंस किंग और किंग रूल करते थे उन एरियाज़ को हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, जो कि टोटल 565 थे। और दूसरा जो ब्रिटिशर वाला एरिया था, जो कि ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उसको, ठीक। लेकिन आपको याद होगा कि ये दोनों के दोनों कोई भी इनमें से डेमोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं करते थे, या तो मोनार्की या तो ब्रिटिश रूल, जो कि दोनों ही डेमोक्रेसी वाला रूल नहीं था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे जो लीडर थे और जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब ने सोचा कि हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। ऑल्दो यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत थी, डेमोक्रेसी लाना इतना कठिन था कि डेमोक्रेसी लाना इतना आसान नहीं था, ठीक। फिर भी हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि भाई डेमोक्रेसी ही लेकर आएंगे। तो आइए हम एक एक करके उन टाइमलाइंस को देख लेते हैं। मैं आपको एक बारी में फर्स्ट चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक की टाइमलाइन समझा दूंगा। इसके बाद अगर आप बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको वो बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो पहला तो कंट्री का इंडिपेंडेंस है, जो कि 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो ना ही अब यहाँ पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, ना ही किसी और कंट्री का कंट्रोल था। अब हम आज़ाद थे। जब हम आज़ाद थे तो हमने सोचा कि हम अपनी कंट्री के अंदर, जो कि 2-3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस कंट्री में एनफोर्स भी कर दिया था। उसके बाद से हमारे यहाँ ये सोचा गया कि हम भाई डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। तो 1950 के अंदर 25 जनवरी यहाँ लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन बनाया गया। इलेक्शन कमीशन वो संस्था होती है जो कि टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत के लिए जो इलेक्शन करवाती है, वो हर स्टेट की अपनी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाती है। इनका काम क्या होता है इलेक्शन कमीशन का, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के MLA MLCs की इलेक्शन करवाती है, ठीक है। तो ये एक संस्था बनाई गई 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास करके इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन अक्टूबर 1951 से लेकर 52 के बीच में कंडक्ट करवाया, क्योंकि समय लग गया, बहुत सी परेशानियां थी। हमारा कंट्री लिटरेसी की प्रॉब्लम थी, फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, फिर वोटर्स को समझ नहीं थी इस चीज़ की कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे रन करता है। बट स्टिल हमारे कंट्री के लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे। फिर जब डेमोक्रेसी आ गई, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस को बहुत भारी जीत मिली, और सभी लोगों ने, इस सभी पार्टी जो दूसरी पार्टीज भी थी, उन्होंने भी इसको सही बताया। सेकंड इलेक्शन हमारे यहाँ 1957 में हुआ, उसमें भी अगेन कांग्रेस जीती। थर्ड इलेक्शन 1962 में, आप देखिए 5 साल के गैप में हो रहा है। पहला 52 में हुआ है, तो दूसरा 67 में हुआ है, दूसरा 57 में और तीसरा 62 में, ठीक है। जैसे ही 62 का इलेक्शन हुआ, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ना, एक क्या बोलते हैं, जो डाटा रहा है कि कितनी कितनी सीट्स पे पहले दूसरे तीसरे इलेक्शंस में
इलेक्शन हुआ और कितने कितने सीट्स कांग्रेस को मिली हैं। तो देखिए पहली लोकसभा इलेक्शंस जो हुई उसमें 489 सीट्स थी, जिसमें कि 364 सिंगल हैंडेडली कांग्रेस जीत गई थी। उसके बाद सीपीआई सेकंड नंबर की पार्टी थी, केरला के अंदर जीता करती थी, हमेशा केरला में वही जीतती थी। फिर नेक्स्ट इलेक्शन जिसमें कि 371 सीट्स मिली, कितने में से 494 में से, और थर्ड टाइम 494 सीट्स में से 361 सीट्स मिली, जो कि 1962 का इलेक्शन था। अब देखिए जैसे ही हम 1960s के अंदर घुसे ना, हमारे कंट्री के अंदर डेंजरस डिकेड स्टार्ट हो गया। इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, सीबीएसई जो डिजाइन करती है पेपर, वो ये पूछती है कि 1960 के डिकेड को हम डेंजरस डिकेड क्यों कहते हैं, खतरनाक दशक। दशक मतलब 10 साल, डिकेड मतलब अगले 10 साल जो रहे, 10 ईयर्स रहे 1960 से लेकर 70 तक, वो खतरनाक क्यों रहे। तो उसके लिए मैंने टाइमलाइन से ही आपको समझाने की कोशिश करी। मैं आपको एक बार समझा दूंगा टाइमलाइन से। अब देखिए पहली दिक्कत तो क्या हुई 1960 के डिकेड में, चाइना इंडिया वॉर हुआ 1962 में, जिसमें इंडिया की हार हो गई। पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। बहुत से कंट्री के बहुत बड़े बड़े जो एमपी थे और जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया, उसमें हमारी बेइज्जती हो गई। उसके जस्ट 2 साल बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो इलेक्शन तो अभी होना नहीं था क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी में थी, तो उसी की पार्टी को बोला गया कि आप में से कोई भी अपना नेक्स्ट पीएम बनाइए। तो ज़्यादातर मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर चुके थे, इनके पास तजुर्बा भी था, पार्टी को भी कंट्रोल कर लेते थे सही से। तो देखिए 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है और उसी साल ही लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बन गए हैं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट घटनाएं घटने लगी, कंट्री को फूड क्राइसिस, ड्रॉट कंडीशंस झेलनी पड़ी। उसके बाद हमारे यहाँ जो 1965 में पीएम जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हो गई 1965 में। ऑल्दो हमने 4 बार कंट्री पाकिस्तान से लड़ाई करी है, वैसे भी प्रॉक्सी वॉर्स होती रहती हैं, लेकिन हम जीतते ही हैं, हर बार जीत जाते हैं। फिर भी देखिए लड़ाई कभी भी सही तरीका नहीं होता, क्योंकि लड़ाई में चाहे आप जीतिए चाहे हारिए, दोनों में ही कंट्री का बहुत नुकसान हो चुका होता है, इकोनॉमी बर्बाद होती है। मैं इसमें आपको 1 सेकंड और दिखा देता हूँ। जैसे कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में पाकिस्तान से वॉर हुआ, तो अगले साल यूएसएसआर की मेहनत से, कोशिशों से हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ साइन करने के लिए हमें बुलाया गया, जिसमें कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर ये मीटिंग हुई और हमारी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए 1966 में, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान आए। जब जनरल अयूब खान आए तो उन दिनों क्या हुआ कि उस मीटिंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। ये अभी तक पता नहीं चला कि किस तरह से डेथ हुई है, ये एक तरीके से रहस्य है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए। खैर उसके बाद जब ये ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई कई बार, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर दोबारा से पीएम का सीट वैकेंट हो गया तो दोबारा से कोई नया पीएम बनेगा, तो फिर दोबारा से कांग्रेस मेजोरिटी में थी तो री इलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया। अब इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया, एक इंटरेस्टिंग घटना ये है, इसके पीछे कहानी ये तो हुआ ये कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई तो 2 लोग एस्पायर कर रहे थे पीएम सीट के लिए, एक मोरारजी देसाई और दूसरे इंदिरा गांधी। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, जिनको हम कांग्रेस का ओल्ड लीडर कह लें, इसी को ही सिंडिकेट कहा जाता है, इसी को ही कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि आपको 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस बटी थी तो ये लोग अलग हुए थे, मैं आपको तब समझा दूंगा वो। वैसे अभी के लिए आप ध्यान रखना कि कांग्रेस ओल्ड, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के सिंडिकेट जिन्हें कहा जाता है, वो सब ओल्ड मेंबर्स ही हैं। इन्होंने ही, आपसे पूछते हैं सिंडिकेट का रोल बताइए क्या है, तो सिंडिकेट ही वो मेंबर्स थे कांग्रेस के जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया और लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनाया। वो बनाया इसलिए कि वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी अभी न्यू कमर्स है, उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ज़्यादातर वो हमारे इशारों पे ही काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं था,
जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, वो बहुत काम जानती थी, तो वो फिर अपने हिसाब से काम करने लगी। तो खैर तो इंदिरा गांधी 1966 में बना दी गई पीएम सिंडिकेट द्वारा। अब जब बना दी गई और उसके ही अगले साल 4th जनरल इलेक्शन आ गया लोकसभा का 1967 का। अब आप देखिए इतनी सारी मुसीबतें थी कंट्रीज़ के अंदर, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे और लोग इस चीज़ के जिम्मेदार अपनी गवर्नमेंट को मान रहे थे, जो कि सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसलिए 1967 का जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया, उसमें चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी हार झेलनी पड़ी। मेजोरिटी थी, जीती थी, लेकिन सीट्स बहुत ज़्यादा घट गई थी, जिसके कारण से बहुत से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पॉलिटिकल अर्थक्वेक छोटे से में लिखा हुआ है 1967 का इलेक्शन। तो कांग्रेस ने फैसला किया कि चलो हम दूसरे को मौका देते हैं, सरकार बनाएंगे। मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। ये तुरंत ही इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट वापस लिया 1970 में, और 1971 के अंदर एक दोबारा से री इलेक्शन करवाया। मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। मिड टर्म इलेक्शन मतलब क्या, वैसे कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। अगर उस बीच में ही अगर कोई सरकार दोबारा इलेक्शन करवा दे तो हम उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं या बाई इलेक्शन कह देते हैं। तो खैर कौन सा इलेक्शन हो गया बच्चों, 5th जनरल इलेक्शन हुआ 1971 में। अब देखिए 1967 के बाद से 1971 में इलेक्शन होता है, ये 4 साल का ही गैप है। अब जैसे बहुत से कंफ्यूज हो सकता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यार ये तो बहुत 1 साल पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया कि 1970 में ना मिड टर्म इलेक्शन हो गया था, ठीक। तो 5th जनरल इलेक्शन हुआ 1971 में। अब इस इलेक्शन में जो कि आपके चैप्टर 5 की स्टार्टिंग है, तो इंदिरा गांधी वहाँ जीत गई। क्यों जीत गई, क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें थी। एक तो वो 10 पॉइंट प्रोग्राम्स ले आई थी, जिसके अंदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन और भी बहुत से काम थे, ठीक है। प्रिवी पर्स को हटा दिया, जो कि प्रिंसली स्टेट्स को दिया जाता था पैसा वगैरह हर साल का अलग से। फिर साथ साथ रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन लेकर आई, और उन्होंने बोला इंदिरा गांधी ने कि जो दूसरी जो पार्टीज हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है कि बस इंदिरा हटाओ का स्लोगन देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इस बीच में ना एक घटना और घटी, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है डेट, आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1969। एक डेट लिख लीजिए आप लोग, 1969। ये साल वो साल है जिस टाइम पे कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। हुआ ये, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब जैसे ही जाकिर हुसैन जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हुई 1969 में, तो प्रेसिडेंट सीट्स को वैकेंट हो गया, और जब वैकेंट हुआ तो इस पे इलेक्शन होना था। तो पूरी कांग्रेस ने मिलकर नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया अपना कैंडिडेट कि भाई हम इनको बनाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पे एग्री नहीं किया। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको बनाया अपना कैंडिडेचर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो खैर, तो ये एक चीज हुई। जब ऐसा हुआ तो अभी भी कांग्रेस टूटी नहीं थी। कांग्रेस टूट कब गई, जब पता ये लगा कि वीवी गिरी ही जीत गए। तो पूरे जो कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने खुद एक टाइम पे, जिनको मैं सिंडिकेट आपको बता रहा था, उन्होंने पीएम को, इंदिरा गांधी को पीएम बनाया। आज देखो वो वही उनके अपोज हो गई, और इनके बीच में एक टकरार पैदा हुई, और ये लोग दोनों अलग अलग हो गए। जो कांग्रेस के ओल्ड मेंबर जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कांग्रेस रिक्यूजनिस्ट बनाया। इसके बाद जैसे ही 1971 में इंदिरा गांधी जीती, तो जीतने के बाद अगले 4 सालों के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई देश के अंदर, जिससे कि इंदिरा गांधी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात से मूवमेंट हो गया, बिहार से मूवमेंट हो गया, रेलवे की स्ट्राइक हो गई, जुडिशरी से 3 बातों पर लड़ाई हो गई। वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करना चाहती थी, राइट टू प्रॉपर्टी में चेंजेस करना चाहती थी, और डीपीएसपी को बढ़ाकर एफआर को कम करना चाहती थी। फिर जुडिशरी ने मना किया इस चीज़ के ऊपर। फिर इसके इलेक्शन को इलाहाबाद के हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया कि भाई गलत तरीके से इलेक्शन जीती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने बचाया इसको। फिर भी बोला कि भाई मेरी इज्जत पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो फिर बोला कि नहीं, मैं इस पर नहीं कोई जजमेंट देना चाहती। फिर साथ साथ जुडिशरी से और बातों में लड़ाई हो गई थी कि 3 हमारे यहाँ कवायद चलती आई है कि भाई जो हाईएस्ट एज का जज होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मानिए कि 34 जजेस होते हैं, तो 34 में 33 जजेस अदर जजेस होते हैं, और एक जज सीजीआई होता है। सीजीआई वो जज बनता है
जिसकी कि एज सबसे ज़्यादा होती है और उसके वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसको वो प्रेसिडेंट की नज़र में अच्छा एक लॉ का जानकार होना चाहिए। अब ऐसे में 3 जजेस थे पहले से जिनकी एज ज़्यादा थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन 3 जजेस की अनदेखी करके एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। तो भाई वो 3 जजेस भी कंप्लेन करने लगे। फिर साथ साथ बहुत से इनको दिक्कतें आ गई थी उन दिनों, तो एक तरीके से ये पूरा घिर चुकी थी और इन्होंने क्या किया, इस इन चीज़ों की वजह से इमरजेंसी कंट्री में इम्पोज कर दी 25 जनवरी 1975 को। 25 जनवरी 1975 को इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, ठीक। और ये लेकिन एक वैलिड रीजन नहीं बताया जाता है। वैलिड रीजन ऐसा कि आर्टिकल 352, 356 और 360 से इमरजेंसी लगती है और उनमें जितने भी रीजन बताए जाते हैं उनमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी चैप्टर 6 आपका क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर था पहले, अभी के चैप्टर्स में इसको डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया गया है। तो एक बार आप जरूर से देखिएगा उस चैप्टर को भी। तो इन चीज़ों की वजह से ये लगा दी गई थी इमरजेंसी। उसके बाद आगे चलते हैं 6th जनरल इलेक्शन। अब देखिए 6th जनरल इलेक्शन 1977 में हुआ। अगर ये 1977 में जनरल इलेक्शन हो रहा है, अभी 75 में इमरजेंसी लगी 2 साल पहले। जब 2 साल इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का टोटल टाइम पीरियड था 18 मंथ्स, लगभग 1.5 साल। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने लगाई, इसका मतलब तो क्या 1977 में लोग कांग्रेस को वोट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हो जाती है और दूसरी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसे हम जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन होता क्या है, 77 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, शाह जांच कमीशन और जितने भी चेंजेस इंदिरा गांधी ने किए थे उनको रिपील कर देना, बहुत सी चीज़ें वो करती है। लेकिन हुआ क्या कि उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आपस में लड़ाई चल रही थी, इसलिए वो सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है और 3 साल के अंदर कांग्रेस दोबारा से सपोर्ट वापस छीन लेती है और 1980 में दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन करवा दिया जाता है 3 साल के अंदर अंदर। अब इसमें कांग्रेस इंदिरा गांधी के बलबूते पे दोबारा से जीत कर आती है और जीत के बहुत बड़ा एक कामयाब एक तरीके से रीस्टोर करती है कांग्रेस को। रीस्टोरेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कांग्रेस का रीस्टोरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि अब ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात हो गई थी, पहले वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चलता था। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है कि कांग्रेस की रीस्टोर हुई थी कि नहीं हुई थी, वो 67 की बात है। खैर 1980 में ये कांग्रेस जीती। अब हुआ फिर दोबारा से एक 4 साल ये सरकार चली। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिखों के साथ जो एक तरीके से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया था अकाली को हटाने के लिए, कहाँ से, अमृतसर गुरुद्वारा हरविंदर साहिब से। तो उसमें जूते पहन के जब हमारे मिलिट्री मैन घुस गए तो हमारे जो सिखों के सेंटिमेंट्स हैं उन पर नुकसान पहुंचा और सिखों ने इंदिरा को वार्निंग दी कि भाई आपने ये गलत किया है, हम आपको मारेंगे। इसको वैसे भी वार्निंग मिल गई थी इनको। तो हुआ ये कि लास्टली इनको कह भी दिया गया था कि आपको थ्रेट है सिख से, तो लेकिन फिर भी वो लोग मेरे तो बॉडी गार्ड है, मेरे को क्या हो सकता है। लेकिन इन्हीं के एक बॉडी गार्ड ने उनको गोली मार, दोनों 2 बॉडी गार्ड थे, दोनों के दोनों पंजाबी सिख थे, तो उन्होंने गोली मार दी। फिर इसके बाद इलेक्शन हुआ फिर 1984 में, तो राजीव गांधी ने कांग्रेस को लीड किया जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। अब 84 में जब कांग्रेस का इलेक्शन हुआ तो अब लोगों के माइंड में भी इंदिरा गांधी का दुख था, तो लोगों ने सेंटिमेंट्स में आके कांग्रेस को बहुत भर के वोट दिया और 415 सीट से जिता दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो 8th जनरल इलेक्शन है 1984 वाला, इसमें कांग्रेस बहुत भारी मात्रा से जीत गई। अब जब जीत गई तो जीतने के बाद हुआ क्या कि राजीव गांधी काम करने लगे। उन दिनों अगर आप देखें रीजनल एस्पिरेशन आपका चैप्टर है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सी सरकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, पंजाब में हरचंद सिंह लोंगेवाल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, आसाम के या नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए तो लाल डेंगा के साथ या फिर आज़ामी फिजू जाफू करके कोई नाम है, आप वो भी देख लीजिएगा। तो इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। और लास्टली हुआ क्या, जब 1989 में जब तमिलनाडु की साइड ये अपना प्रचार करने गए तो LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम के कुछ आतंकी कह लीजिए या कोई इंसर्जेंट्स थे जिन्होंने
राजीव गांधी को ह्यूमन बॉम्ब से मार दिया। ये उसके पीछे एक कहानी ये थी कि एक बार राजीव गांधी गए थे श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर एक लड़ाई चलती हुई है शुरुआत से LTTE और श्रीलंका के लोकल लोगों के बीच में। तो श्रीलंका के जो लोकल लोग हैं उनको हम सिन्हालास कहते हैं, और जो हमारे इंडिया से ब्रिटिशर टाइम्स पे गए हुए थे, कुछ यहाँ से उठा के लोग ले गए थे ब्रिटिशर्स इंडेंचर लेबर की तरह, वो फार्म्स में काम करवाने के लिए। तो वो तमिल से, और आज की डेट में उनकी पॉपुलेशन बहुत है वहाँ पर। तो अब वो फिर राइट्स की बात करते हैं और श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको राइट्स नहीं देती है। इसलिए एक बार जब राजीव गांधी विजिट भी करने गए थे तो उन्होंने भी उनके बारे में कोई बात नहीं करी। इसलिए LTTE के माइंड में बहुत बड़ा गुस्सा था इस चीज़ को लेकर, और इसका बदला उन्होंने 1989 के टाइम पे जब तमिलनाडु में राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने इस चीज़ का बदला उनको मार के ले लिया। तो ये खैर मारना कोई गलत, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है, बट जो रहा है हमारी हिस्ट्री में तो रहा ही है। आइए हम आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 10th इलेक्शन में। अब 10th इलेक्शन या 1989 के इलेक्शन की मैं बात करूं तो 1989 का इलेक्शन आप देखिए पिछली स्लाइड में, 9th जनरल इलेक्शन, ये वो एरा है जो कि चैप्टर 9 आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां से कांग्रेस को दोबारा से डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। जो 1984 पिछले इलेक्शन के अंदर 415 सीट लेकर आई थी, अब वो खाली 197 सीट्स पर आकर गिर गई थी, जो कि बहुत बड़ी हार थी कांग्रेस के लिए। उसके बाद जब इसको वोट नहीं मिला तो दूसरी अलग अलग रीजनल पार्टीज को, छोटी पार्टीज को वोट मिलने लगा, और वो लोग मिलजुल कर अपनी एक सरकार फॉर्म करने लगे, जिससे कि कोalition एरा की स्टार्टिंग हुई। तो 10th जनरल इलेक्शन, मतलब जो 9th जनरल इलेक्शन है उसमें कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो गया। उसके बाद 10th जनरल इलेक्शन हुआ जो कि 1991 से था। 1991 में जो इलेक्शन हुआ है ना, 10th जनरल इलेक्शन, उसमें क्या था कि कांग्रेस दोबारा से जीती, लेकिन पूरी क्लियर मेजोरिटी से नहीं, एक तरीके से वो सपोर्ट था। मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। द 10th जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। इन दिस द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड दे गॉट द सपोर्ट ऑफ AIDMK। ये ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम है, साउथ इंडिया की पार्टी है, तो उनके सपोर्ट से और सम अदर पार्टीज के सपोर्ट से ये जीत गए थे। ठीक, ड्यूरिंग दिस नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने मेन काम क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए थे, जो कि उनके ही मिनिस्टर्स थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर आपके क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी, जो कि आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद 11th जनरल इलेक्शन हुआ 5 ईयर बाद। तो 5 ईयर्स के बाद क्या हुआ, द 11th जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन 1996। द BJP गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड मई 1996 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी पहली बार, बट ड्यू टू द माइनॉरिटी कम थे, जिसके कारण से क्या हुआ, 13 डेज के अंदर ही सरकार गिर गई, और जिसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ने गवर्नमेंट फॉर्म किया विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, और PM कौन बने, HD देवेगौड़ा। कौन बने, HD देवेगौड़ा। मैं आपको देखो 11th इलेक्शन ये दिखा दिया, 1996 वाला 11th इलेक्शन है, 10th वाला आपका 1991 का। आप एक बार टाइमलाइन जरूर चेक कीजिएगा। ठीक, उसका दिस वॉज फॉलोड बाय द 12th जनरल इलेक्शन, जो कि आपका 12th जनरल इलेक्शन होगा। इस टाइम पीरियड में ना 1989 के बाद से 2000 के आसपास तक में बहुत जल्दी चेंजेस हुए सरकार में ना, बहुत ज़्यादा जल्दी सरकारें लंबी चली नहीं तो अभी तो खैर चलने लग रही है सरकारें, मेजोरिटी में भी आ रही है एक एक पार्टी। लेकिन पहले 1989 से एक ऐसा एरा स्टार्ट हो गया था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि आप देखिएगा लास्ट चैप्टर में एक टाइमलाइन भी समझाएंगे, मैंने स्लाइड्स भी जोड़ दी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो चीज़। ठीक, तो वो बहुत जल्दी चेंजेस हुए सरकारों में। तो 12th जनरल इलेक्शन आपका इसके बाद हुआ 1998 में, जिसमें कि इन दिस BJP अलायंस NDA वॉन। अब आप यहाँ से जरूर समझिएगा, यहाँ पर पहली बात नाम आ गया NDA का। NDA मतलब क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब अकेले सरकार एक पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है। NDA मतलब क्या हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब BJP ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, और इलेक्शन लड़ने से पहले उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐड करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, जो कि 12th जनरल इलेक्शन में दिखा। तो ये 12th जनरल इलेक्शन 1998 वाला, जिसमें पहली बार NDA फॉर्म हुई है। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ से ध्यान बहुत जरूर देना है, क्योंकि NDA 1-2 पे और NDA 3-4 पे डिफरेंस पूछते हैं आपसे, तो यहाँ ध्यान रखना कि NDA 1-2 पढ़ के जाइए और NDA 3-4 पढ़ के जाइए। तो
12th जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1998 इन दिस बीजेपी अलायंस एनडीए, जिसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, वॉन बट बीइंग इन द माइनॉरिटी द गवर्नमेंट सून फेल, दोबारा से गिर गई। अभी मैं टाइमलाइन आपको दिखाऊंगा वो वाली भी, जो कि आपकी इमेज है बुक की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 13 जनरल इलेक्शन हुआ। 13th जनरल इलेक्शन में वर हेल्ड इन 1999, देखिए दोबारा से लिखा हुआ है यहाँ पर, 1999 का 13th जनरल इलेक्शन हुआ। और इन दिस बीजेपी अलायंस एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दोबारा से जीती। अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट कंप्लीट इट्स टर्म, जिसने कि अपना 5 ईयर्स का टर्म कंप्लीट किया 1999 के बाद से 5 साल। फिर उसके बाद 14 जनरल इलेक्शन पे आ जाते हैं। तो 14 जनरल इलेक्शन के अंदर द कंट्रीज 14 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 2004, जिसमें कि कांग्रेस ने यूपीए के नाम से गवर्नमेंट फॉर्म करी। जिस तरह से बीजेपी का ग्रुप है एनडीए, वैसे ही कांग्रेस ने बनाया हुआ है यूपीए नाम का ग्रुप। तो इन द 2004 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस कोलिशन यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गॉट मेजोरिटी एंड मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके बाद अगेन दोबारा से वही बने 15 जनरल इलेक्शन में। द 15 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन द कंट्री इन 2009 8-9 के आसपास हुआ था। इन दिस अगेन द कांग्रेस कोलिशन, जिसे कि हम यूपीए कहते हैं, अलायंस गॉट मेजोरिटी एंड मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये यहाँ तक रहा। उसके बाद 16th पे जब आ जाते हैं ना आप, तो ये जब जनरल इलेक्शन हुआ तो ये 2014 में हुआ, जिसमें कि बीजेपी जीती, मतलब कि एनडीए जीता। देखिए 16th जनरल इलेक्शन 2014 वाला है और 17th जनरल इलेक्शन 2019 वाला है, जो कि अब ये हाल फिलहाल में हुआ है। इन दोनों में ही बीजेपी ज्यादा जीत गई है। बीजेपी ने जीतने के बावजूद भी सिंगल हैंडेडली बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म किया। ऐसा इसलिए, यहां समझने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं कि एनडीए 1, 2 और 3, 4 में डिफरेंस क्या है, तो उसका सीधा सा आंसर यहां पर यही है। एनडीए 1, 2 के टाइम पे बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, दूसरे पार्टीज की सपोर्ट से सरकार बनाते थे वो लोग। लेकिन अब जब 2014 में और 2019 में भी उनको मेजोरिटी मिली, तब भी उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं, हमें अलायंस की सरकार बनानी है। ऐसा इसलिए कि दूसरी पार्टीज को भी इज्जत देने के लिए, जब उन्होंने मुसीबत में साथ दिया, जब ये लोग कम थे सीट्स में, 2 थे, तो उन्होंने साथ दिया था। आज ये 303 302 ऐसी सीट्स लेकर आते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी सीट्स से ये लोग आज जीतते हैं। आपकी बुक में मेंशन भी है, तो जरूर से ये पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक। अब मैं आपको एक बार टाइमलाइन दिखा देता हूँ याद से। टाइमलाइन देख लीजिए आप। देखिए पहली बार कौन बने, 1989 जब से कोलिशन एरा स्टार्ट हुआ, तो वीपी सिंह बने, जो कि दिसंबर 1989 से 1990 नेशनल फ्रंट की सरकार थी, जिसमें कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने सपोर्ट किया था। उसके बाद नवंबर 90 से 1991 तक सरकार चली, जिसमें कि एक सेक्शन था नेशनल फ्रंट का, लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी, और जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, वो बनी। फिर 1991 में जो कि दोबारा से कांग्रेस जीते, जिसमें कि पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम बने। जून 1991 से 1996 के बीच में कांग्रेस जीती, किसके सपोर्ट से, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, ये साउथ की एक रीजनल पार्टी है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मई से लेकर जून तक के बीच में 1996 में ही 2 महीने करीब बीजेपी गवर्नमेंट रही, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। उसके बाद आप देख लीजिए आगे, HD देवगौड़ा बने, जो कि जून 1996 से अप्रैल 1997 तक, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए बने। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी ये, जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की अगेन सरकार बनी कांग्रेस सपोर्ट से, अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक, जिसमें कि IK गुजराल हमारे पीएम बने। फिर उसके बाद यहाँ से एनडीए बनने लगा। एनडीए देखिए 2 बार बना। यहाँ पर एनडीए 1 जिसको कहते हैं हम, वो मार्च 1998 से 1999 के बीच में बना, और एनडीए 2 आपका अक्टूबर 1999 से 2004 तक बना। ये एनडीए 1 और 2 है बेटा, ये एनडीए 1, ये एनडीए 2। इसके बाद कांग्रेस की सरकार 2 बार बनी, एक मई 2004 में, जो कि चली 2009 तक, और दूसरी 2009 में हुआ, जो कि चला 2014 तक। तो ये दोनों टाइमलाइन एक साथ दिख रही है, आपको लिख दिए हैं। 2004 से लेकर 2014, 10 साल तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का एक अलायंस है, उसकी सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह हमारे पीएम रहे,
और इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये तो अभी हाल फिलहाल में मई 2014 से लेकर लगातार 2 टर्म्स तक, अभी भी 2019 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें श्री नरेंद्र मोदी पीएम बने मई 2014 से, जिसकी एनडीए की सरकार है। तो ये जो 2014 और 2019 मतलब 2014 2019 में जो 2 बार बीजेपी सरकार बनी है, ये आपकी एनडीए 3 और एनडीए 4 है। तो आपसे पूछते हैं एनडीए 3 4 क्या है, एनडीए 1 2 क्या है, एनडीए 3 का क्या स्लोगन था। अभी मैं पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन आया भी था कि एनडीए 3 का स्लोगन क्या था, जैसे कि सबका साथ सबका विश्वास। तो आप देख के जाइएगा कब कब कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से स्लोगन्स भी रहे। तो कई बार आपको क्लास 12th में सीबीएसई ऐसे पेपर डिज़ाइन कर देती है कि जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो खैर देखिए, ये एक ऐसी वीडियो थी ना जिसमें मैंने टाइमलाइन समझाई आपको सारी की सारी। मुझे पता है कि इसमें डाउट्स रहेंगे बहुत सारे, आप मुझे इन डाउट्स के लिए बेनिश्चिंत होकर बेचिंता होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको नहीं समझ में आता कुछ भी, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए इस पर कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मेरे को चेंजेस करने चाहिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर से पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज़ हिमांशु एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिमांशु ह्यूमैनिटीज़। थैंक यू।